फेक रिव्यूज़ करने वाला, पेड प्रमोशन करने वाला। भाई तू कचरे की वीडियोस क्यों बनाता है? मिडल ईस्टर्न इतनी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, उनकी वीडियोस क्यों नहीं बनाता? सेंट्रो या अल्टो चलाने वाले अगर BMW चलाएंगे तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। भाई तू पैकेजिंग के ऊपर बात क्यों करता है? तू सिर्फ ऑयल्स के ऊपर बात क्यों नहीं करता? क्या मुझे फ्रेग्रेंस कलेक्ट करने का शौक है? क्या मैं एक फ्रेग्रेंस कलेक्टर हूँ या मैं एक फ्रेग्रेंस कंज्यूमर हूँ? ऐसे ही न जाने कितने सारे सवाल आप लोगों के मन में होते हैं जो मैं रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियोज़ की कमेंट सेक्शन में देखता हूँ। और जो लोग कमेंट्स नहीं कर पाते, आई एम श्योर आपके भी मन में तो ज़रूर होता होगा। आज हमारे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो आप ही लोग हैं जिनकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, इस टाइम को ना थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने खुद के बारे में। मैं आज आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूं, जिससे आप लोग मुझे और करीब से जान पाएंगे। और साथ ही मैं आपके जितने भी सवाल हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, उनके जो भी जवाब है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपके पास 5 से 10 मिनट है तो आप उसको निकाल के ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका मन नहीं है तो मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी आप लोग फील करेंगे कि मैंने अपनी जर्नी आपको क्यों बताई है। हर एक चीज़ एक दूसरे से आपको लिंक होती हुई महसूस होगी। दोस्तों मेरा नाम अकरम अजीज़ है। मेरे वालिद साहब एक मौलाना थे और उन्होंने एक ही मस्जिद में इमामत करते हुए तकरीबन 50 साल गुजार दिए। उसी मस्जिद में रहते हुए मेरी पैदाइश भी हुई थी। मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी उस मस्जिद से तनख्वाह यानी सैलरी नहीं ली, और साइड का एक उनका एक हिकमत का यानी हकीम का काम होता था। मेरे वालिद साहब का मानना ये था कि मस्जिद जो होती है ना, वो सवाब कमाने का एक ज़रिया होती है, उससे पैसे कमाना मुनासिब नहीं। अगर आपका कोई साइड का बिज़नेस हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप पैसा वहाँ से कमाइए। जिसकी किस्मत में जितना पैसा होता है वो उसको मिलता ज़रूर है। मैं तकरीबन 6.5 साल का था जब मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था, तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। उस वक्त मैं सोचता था, काफ़ी छोटा था, और सोचता था कि यार घर वाले कितने जालिम होते हैं कि अपने बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन अभी बड़ा हो गया हूँ तो फील कर पाता हूँ कि मुझे बाहर भेजने का जितना दर्द मुझे हुआ था उससे कहीं ज़्यादा दर्द मेरे घर वालों को हुआ होगा। खैर मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। हम लोग 2 भाई हैं और 5 हमारी बहनें थी, और सबसे छोटा मैं घर में था। तो मेरा जो वक्त है ना अपने वालिद साहब के साथ बहुत कम गुजरा है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं तकरीबन 6.5 साल का था जब बाहर पढ़ने चला गया था, और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बाहर ही गुजरा है। मेरे वालिद साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं जितना पढ़ना चाहता हूँ उतना पढ़ सकूँ। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं खुल के पढूं और जितना मैं आगे जा सकता हूं मैं जाऊं। मेरा जहन बचपन से पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी पढ़ाई आगे बढ़ी, तो मुझे फ़ील हुआ कि पढ़ाई में जो है ना शौक़ मैटर नहीं करता। हाँ, शौक़ भी ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आपके पास पैसा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर पढ़ते हैं, आप जैसे जैसे पढ़ाई ऊपर लेवल की बढ़ती जाती है तो बाहर के ख़र्चे जो होते हैं, पढ़ाई के ख़र्चे जो होते हैं, वो भी पूरे करना सबके लिए आसान नहीं होता। मैं कब और कैसे बड़ा हो गया वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। हमारे वालिद साहब ने हमें कभी फ़ील नहीं होने दिया कि उनको पैसों के लेके कितनी ज़्यादा परेशानी है। उनका मानना यह था कि अगर 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए मिल जाए लेकिन हलाल तरीके से हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बाहर मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे पता था कि कैसे कैसे हालात से हमें गुजरना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको क्लास में भी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर आपके पास किताबें नहीं होती तो वहाँ पे भी आपको परेशानियाँ उठानी पड़ती है। काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मेरे वालिद साहब जितना कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए किया है। खैर कुछ इन्हीं परेशानियों की वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। मैंने क़िरात की। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ कि हिफ्ज़ के बाद एक क़िरात का कोर्स होता है, इसमें कुरान करीम की और तजवीद की काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की जाती है। तो मैंने क़िरात की और उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने अब तक आपको जो भी चीज़ें बताई है वो सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो किस तरीके का रहा है, मैं कैसी फैमिली से आता हूँ, मेरे घर वाले किस तरह के लोग थे, और हमारा जो बैकग्राउंड था वो ओवरऑल किस टाइप का था। तकरीबन 2016 के आसपास मेरे वालिद साहब का आज ही के दिन यानी 22 अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, और मैं बोलूँगा मेरे वालिद साहब ने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो दीन के लिए किया है। अभी भी हम लोग उसी मस्जिद में रहते हैं, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे वालिद साहब की हिकमत संभालते हैं और साथ में इमामत भी करते हैं। उनकी दीनी विरासत को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए हमने भी उनके इंतकाल के बाद से अभी तक उस मस्जिद से कोई भी तनख्वाह या सैलरी नहीं ली।
ताकि इस चीज़ का जो सवाब है वो उनको मिलता रहे। उनके इंतकाल के बाद तकरीबन 2 साल तक मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब की है। उसके बाद किसी वजह से मुझे वो जॉब भी छोड़नी पड़ी। इस स्टोरी को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे लिए छोटी छोटी डिटेल्स या छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है। खुशबू का शौक़ मुझे बचपन से था। हमारी मदरसे की पढ़ाई के टाइम पर जो हमें पैसे मिलते थे, मैं थोड़े बहुत पैसे उससे बचा के और अतर वगैरह ले लिया करता था, क्योंकि मेरा जो इन्वायरमेंट था वो मुझे बचपन से ऐसा ही मिला था कि अतर वगैरह लोग बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। अगर आप चाहें तो मेरे उस दौर को अल्टो या सेंट्रो चलाने का दौर भी बोल सकते हैं। मैंने ऑनलाइन सबसे पहले जो अतर मंगाए थे वो थे आदिल कादरी भाई के शनाया। उस टाइम 2 या 3 आते थे। आप समझ सकते हैं कि BMW चलाने की तरफ ये मेरा पहला कदम था, क्योंकि उससे पहले अपनी ज़िंदगी में महंगे अतर या परफ्यूम लेना तो छोड़िए, उनकी जो दुकान होती है उसमें भी जाने की कभी मैंने हिम्मत नहीं की। अपने चैनल पर मैंने सबसे पहले जो वीडियो अपलोड की थी शनाया की, आदिल भाई की, वो एज अ कंज्यूमर ही अपलोड की थी कि मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम का क्या था, मैंने एज इट इज़ वो वीडियो में दिखा दिया। लोगों को मेरी बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उस वीडियो पर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ गए। तो मेरे जो सफ़र की शुरुआत है आप वहीं से समझ सकते हैं। और इस सफ़र में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। हालांकि जिनकी वीडियोज़ बनाई है मैंने उनसे पूछने में भी कभी हिचकिचाहट नहीं की। जिन ब्रांड के मैंने रिव्यू किए हैं, अगर मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला है, अगर उन्होंने डायरेक्ट मुझसे बात की है, तो मेरी कोशिश रही है कि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखूं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं आपको पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग में एक ब्रांड की वीडियो बनाई थी और मैंने उनसे मैसेज करके इस चीज़ को समझा था कि लास्टिंग और प्रोजेक्शन क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। देखिए, मैं एक फास्ट लर्नर हूँ और सीखना कोई गलत चीज़ नहीं होती। जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दिल खोल के चीज़ों को सीखिए। तो मेरा जो मिजाज है वो कुछ इसी तरीके का है कि मैं किसी से कुछ पूछते हुए शर्माता नहीं हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और मेरे सामने मुझसे छोटा कोई इंसान खड़ा है जिसको उस फील्ड में काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, तो मैं उससे पूछता हुआ कभी शर्माता नहीं हूँ। मैं इस वीडियो में उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अगर मैंने किसी से एक वर्ड भी पूछा है और उन्होंने मुझे उस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके ब्रांड को लेके मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, लास्टिंग प्रोजेक्शन को लेके ओपिनियन अलग हो सकता है, खुशबू को लेके ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन आपकी जो अच्छाई है, जो आपने मेरे साथ किया है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो उसको मैं कभी भी डिफ़ाइन नहीं करना चाहूँगा। आपने जो अच्छा काम किया है वो अप्रिशिएट के लायक है और इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ तक मेरी स्टोरी ख़त्म होती है। अब आगे जो भी आपके सवाल थे ना, उन सब के मैं जवाब देने वाला हूँ और आप लोग खुद फील करेंगे कि ये सारे सवाल जो है ना वो एक दूसरे से लिंक करते हुए चले जाते हैं। किस तरीके से ये आपके सवाल जो है मेरी स्टोरी के साथ लिंक करते हैं आप लोग खुद फील करेंगे। मैं मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस जैसे परफ्यूम्स या अतर की वीडियोस क्यों नहीं बनाता हूँ, उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो आपको मेरी स्टोरी सुनने के बाद पता चल ही गया होगा और वो क्या है मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम किसी फील्ड में काम करते हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे हम रहते हैं पहले उनको प्रमोट करें। और मेरी कोशिश स्टार्टिंग से यही है। अगर आप मेरा चैनल चेक करेंगे ना, जितना मैंने इंडियन ब्रांड को प्रमोट किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया। इंडिया के अंदर कितने ब्रांड्स हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कदम रख पाएंगे। बाहर के जो ब्रांड्स हैं ना, वो फेमस इसीलिए है क्योंकि उनको हर कंट्री में प्रमोट किया जाता है, लेकिन इंडिया के जो ब्रांड है ना, उनको खुद इंडिया के अंदर ही प्रमोट नहीं किया जाता। और अगर हम किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो इंडिया के अंदर कौन ब्रांड अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। मैक्सिमम लोग यही कोशिश करेंगे कि पहले आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ पे अपना ब्रांड बनाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इंडिया के अंदर आते हैं। और काफ़ी इंडियन ब्रांड तो ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर आए भी नहीं है। तो एज ए यूट्यूबर मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ पहले उनको सपोर्ट करूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि इंडियन जो ब्रांड्स होते हैं वो अच्छा काम नहीं करते, तो इस बात से भी मैं एग्री करूँगा। लेकिन अगर आप उनको बताओगे नहीं कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो वो उसको सही क्यों करेंगे। कोई भी ब्रांड हो, जब उनको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फीडबैक्स जाते हैं ना, तो वो उन फीडबैक को ध्यान में ज़रूर लेते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी ब्रांड को अपने अंदर चेंजेस करते हुए देखा है। मैंने जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद मैंने नोटिस किया है कि वो ब्रांड खुद को चेंज कर रहे हैं। तो वो तो करना चाहते हैं, हम उनको बताते नहीं हैं भाई कि आपको चेंज करना क्या है।
अगर कोई चीज़ गलत है वो गलत क्यों है, उनको एक्सप्लेनेशन दीजिए, वो उसको सही करके आपको पेश कर देंगे। अगर आप हर एक चीज़ को परफेक्ट बताते रहेंगे तो कोई ब्रांड अपनी कमियों को नोटिस करके उसको फिक्स कैसे करेगा। मैं पैकेजिंग और ब्रांडिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें क्यों करता हूँ? ब्रांडिंग और पैकेजिंग के ऊपर बात करने की वजह है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और जब कोई किसी फील्ड में प्रोफेशनल होता है ना, वो अपनी चीज़ों को नोटिस ज़रूर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेंटर है और वो पेंटर प्रोफेशनल अच्छा पेंटर है, तो वो जब भी कहीं पे भी पेंट को देखेगा तो वो उसके अंदर जो भी माइनर इश्यूज़ रहेंगे उसको भी नोटिस कर लेगा, और वो क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चीज़ें क्यों गलत है। कोई वेल्डर है तो किसी ने सही से वेल्ड नहीं किया, उसको नोटिस कर लेगा। ऐसे ही जब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, मैं ही नहीं कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो जब डिज़ाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो खुद ब खुद आंखों में चुभना शुरू कर देती है, जिससे नोटिस हो जाता है कि यार ये ना चीज़ सही हो सकती थी। इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें करता हूँ। इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि पैकेजिंग पर या ब्रांडिंग पर पैसे खर्च करना मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, आप ये पैसा कहीं और लगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के जितने भी ब्रांड है ना, वे जीत इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग अच्छी है, साथ में उनका ऑयल भी अच्छा है। अगर आपकी ऑयल की क्वालिटी अच्छी है तो उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी से प्रीमियम प्राइस ले रहे हैं अच्छे ऑयल के, तो आप उस प्रीमियम प्राइस में उनको प्रीमियम पैकेजिंग भी दीजिए ताकि उनको ज़्यादा अच्छा लगे। अब क्या है ना, आप ऐसी पैकेजिंग में सिर्फ इंडिया में ही बेच सकते हैं। आपने अभी तक सोचा नहीं है खुद को इंटरनेशनल लेके जाने का। और अभी क्या है ना भाई, वक्त ना बदल रहा है और आपको अपने बिजनेस को वक्त के हिसाब से चेंज करना होता है। इंडिया के अंदर काफ़ी ब्रांड ऐसे हैं जो अभी भी पुराने स्टाइल पर काम कर रहे हैं। वो लोग अपने स्टिकर प्रिंट कराना ही नहीं चाहते। उनको लगता है, बड़े बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, उनको लगता है कि अगर हम हाथ से लिख के दे सकते हैं तो स्टिकर प्रिंट कराने की क्या ज़रूरत है। तो मैं इसी मेंटलिटी को चेंज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पैकेजिंग पर और ब्रांडिंग पर काफ़ी ज़्यादा बातें करता हूँ। सेंट्रो या अल्टो चलाने वाला अगर BMW चलाता है तो उसको BMW समझ नहीं आती। और यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसी कार की नहीं हो रही, फ्रेग्रेंस की हो रही है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सेंट्रो और अल्टो चलाने वाला जो कदर BMW की कर सकता है ना, वो एक अमीर ज़्यादा नहीं कर सकता। जो लोग लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज़ इनके अंदर ऑलरेडी रहते हैं, इसी फील्ड में रहते हैं, तो वो BMW की कदर इस लेवल की नहीं करेगा जिस लेवल की कदर एक सेंट्रो और अल्टो चलाने वाला कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी लेवल पता है ना, वो कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँचा है। अक्सर हमें 400 रुपये में वो चीज़ें मिल जाती है, वो फ्रेग्रेंस मिल जाती है जो 4000 में भी नहीं मिलती। अब देखिए, अगर कोई इंसान BMW, मर्सिडीज़ के शोरूम के सामने से निकल रहा है और उसकी बुराई करता हुआ जा रहा है कि ये जो कार है ना, ये बहुत गंदी कार है, बहुत ज़्यादा महंगी कार है, इससे अच्छा तो मैं सेंट्रो चला लूँ, तो वो इंसान गलत है क्योंकि उसने उस चीज़ को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अगर कोई इंसान उसको ख़रीदता है और उसको यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद बोलता है कि यार इस BMW के अंदर ना ये कमी है और ये सच में मुझे परेशान कर रही है, ये कमी जो है ना वो सेंट्रो के अंदर नहीं थी, इसका मतलब ये है कि सच में उस कार के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। अब इसी चीज़ को आप फ्रेग्रेंस पर ले सकते हैं। अगर कोई किरीट अवेंटस को देख के ये बोलता है कि ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा बेकार है और वो उसको ख़रीद नहीं सकता, तो वो इंसान गलत है क्योंकि उसने अभी तक किरीट अवेंटस को एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन अगर कोई ख़रीद के ये बोलता है कि यार मेरे तो 20-35 हज़ार रुपये ऐसे ही फालतू में खर्च हो गए, मैं 800 रुपये का अतर यूज़ कर रहा था, वो इससे ज़्यादा लास्टिंग, प्रोजेक्शन सब कुछ दे रहा था, ओवरऑल क्वालिटी में भी इससे अच्छा मुझे लगा वो, तो उस इंसान का ये सोचना या उस इंसान का ये बोलना कि मुझे सस्ते में हाई क्वालिटी मिल रही है या इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल रही है, उसका ऐसा सोचना या उसका ऐसा बोलना क्या आपको गलत लगता है? मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्या मुझे फ्रेग्रेंस कलेक्ट करने का शौक़ है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये शौक़ सिर्फ उन लोगों को आता है जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि जब आपके पास घर वालों के लिए पैसे ना हो तो अपने पर्सनल खर्च के लिए आप 5-5, 10-10 हज़ार कैसे खर्च कर सकते हैं? तो या तो आपके पास पैसों की कमी ना हो, आप अच्छी खासी जॉब करते हो, 50-60 हज़ार, 1 लाख मंथली आप कमाते हो, तो आपको ऐसे शौक़ आ सकते हैं। या आपकी अगर शॉप है तो शॉप पे आप जो है ना पर डे आराम से 2000-3000 कमाते हैं, तब आपको इस तरह के शौक़ आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ना एक कंज्यूमर हूँ। जैसे आप लोग अतर या फ्रेग्रेंस को ख़रीदते हैं वैसे ही मैं ख़रीदता हूँ।
और फ्रेगरेंस को ख़रीदने की ना मेरे पास दो वजह होती है। एक तो होती है कि अगर कोई फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा डिमांड में हो और आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, तब मैं उस फ्रेगरेंस को ख़रीदता हूँ और उसको अच्छे से टेस्ट करके वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो। दूसरा रीज़न ये होता है कि कोई फ्रेगरेंस सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आप लोग बार बार मल्टीपल टाइम रिकमेंड करते हैं कि अकरम भाई मैंने ये फ्रेगरेंस यूज़ की थी, इसकी खुशबू अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी, इसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो उसको भी ख़रीदने की वजह आप ही लोग होते हो कि मैं ख़रीद के आप लोगों को बता सकूं कि मल्टीपल जगह पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फ्रेगरेंस खरीद लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैं कोई भी फ्रेगरेंस जब ख़रीदता हूँ उसका मेन रीज़न होता है वीडियो, मेन पर्पज़ ही वीडियो होता है। अब उसका फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्या मैं फेक रिव्यूअर हूँ? क्या मैं झूठ बोलता हूँ वीडियोज़ के अंदर? देखिए, मेरे चैनल की जो शुरुआत हुई थी ना, वो एज़ अ कंज्यूमर हुई थी। मैंने आपको बताया कि मैंने आदिल भाई का एक शनाया मंगाया था और उसको लेके मेरा जो भी फीडबैक था ना, वो मैंने सब खोल के वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अकरम भाई फेक रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि फ़ेक रिव्यू वो नहीं होता, बल्कि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी लग रही है तो वो भी आपको अच्छी लगेगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको अगर अच्छी लग रही है वो मुझे भी अच्छी लगेगी। मैं ये बात अपनी हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। इसीलिए आपने मेरा स्टाइल चेक किया होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको ना उस फ्रेगरेंस की टारगेटेड ऑडियंस ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर एक फ्रेगरेंस की ऑडियंस अलग होती है। स्ट्रॉन्ग लगाने वाली अलग होती है, एवरेज प्रोजेक्शन वाली अलग होती है, लाइट लगाने वाली अलग होती है। तो होता क्या है कि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते ना, और लाइट फ्रेगरेंस लगाने वाला जब स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस खरीद लेता है तो उसको लगता है कि अकरम भाई फेक रिव्यू करते हैं और झूठ बोलते हैं हमसे। देखो भाई, मैं उन लोगों में से नहीं आता जिनका बिजनेस ऑलरेडी सेट है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो रिव्यू वगैरह जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ शौक के लिए करते हैं। मैं तो उन लोगों में से आता हूँ कि अगर मैं 80 रुपये की भी फ्रेगरेंस खरीदूंगा तो उसको भी अच्छे से चेक करूंगा कि क्या ये फ्रेगरेंस 80 रुपये मेरे वसूल करती है या फिर नहीं करती। तो भाई फेक रिव्यू करने का तो रीज़न ही समझ में नहीं आता। क्या मैं पेड प्रमोशन करता हूँ? तो हाँ भाई, बिल्कुल करता हूँ। और आपने हमेशा ना इसकी एक साइड देखी, आज मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ। पहली बात तो ये है दोस्तों कि मैं कभी भी बेकार प्रोडक्ट के साथ पेड प्रमोशन नहीं करता। जो ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं मैं उनके साथ ही पेड प्रमोशन करता हूँ। मैं अच्छे से उसको चेक करता हूँ और फीडबैक चेक करता हूँ कि क्या सच में अच्छी फ्रेगरेंस है, तभी मैं पेड प्रमोशन करता हूँ। अब इसकी दूसरी साइड आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, मेरा ना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। मैं इसी चीज़ से बचने के लिए पेड प्रमोशन करता हूँ ताकि मेरे पास पैसे हो, मैं अपने पैसों से सामान खरीदूँ और आपको एक हॉनेस्ट ओपिनियन, हॉनेस्ट फीडबैक दे पाऊँ। और मेरे सच बोलने की वजह से हमेशा कंपनी के चर्चे में मैं रहता हूँ। कोई भी कंपनी मेरे साथ कोलैब इसीलिए नहीं करना चाहती कि कहीं ये वीडियो बनाते हुए सच ना बोल दे। तो भाई, आप कहाँ से पेड प्रमोशन की बात लेके आते हो? आपने देखा होगा जितने भी फ्रेगरेंस वाले चैनल हैं ना, उनको भर भर के स्पॉन्सरशिप आती है, भर भर के प्रमोशन आते हैं। मेरे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी बनी हुई है ना चैनल की, वो यही बनी हुई है कि ये बंदा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देता है, ये बंदा एकदम सच बताता है। इसीलिए कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि मैं उनके प्रोडक्ट की सच्चाई बता दूँ और उनसे पैसे भी ले लूँ। मेरे पास वही ब्रांड आते हैं भाई जिसके प्रोडक्ट में ऑलरेडी दम होता है, जिसकी क्वालिटी सच में अच्छी होती है और उनको भरोसा होता है कि अगर अकरम भाई ऑनेस्ट फीडबैक भी देंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा रिजल्ट देगा। बस दोस्तों, इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अच्छे से समझे होंगे और मुझे लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाइए, हम वहीं पे बातें करते हैं। बाकी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।